दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, बाके बिहारी कहे वृंदावन में कॉरिडोर बनने को लेकर वहां पर गोस्वामी परिवार लगातार विरोध कर रहा है। वहां पे गोस्वामी लोग कर रहे हैं, वहां के लोग जो कह रहे हैं कि उन गलियों में जो लोग रह रहे हैं वो विरोध हो रहा है। लेकिन अब निकल के आ रहा है जो कॉरिडोर पूरा बनना है उसमें करीबन 197 छोटे बड़े मंदिर आएंगे जिनको हटाया जाएगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है कि चौड़ीकरण किसी भी चीज का हल नहीं है। उन्होंने कहा है कि वृंदावन में अगर वृंदावन की कुंज गलियों को खत्म किया जाएगा तो जो गीत थे, संगीत थे जिन पे, तो वो महत्व खत्म होगा। बाके बिहारी कॉरिडोर 2027 के लिए ब्रज क्षेत्र में बड़ा मुद्दा बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसको अब ये फैसला ले लिया है कि वहां पे बनेगा और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। पहले आज जो प्रदर्शन हुआ उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कान्हा ने। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं कान्हा की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठाकुर बाके बिहारी कॉरिडोर को लेकर लगातार महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। आज प्रदर्शन को 40 से 45 दिन हो चुके हैं और मैं इस वक्त ठाकुर बाके बिहारी मंदिर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार महिला यहाँ पर बैठी हुई है। ठाकुर बाके बिहारी कॉरिडोर को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इनका जो प्रदर्शन है वह भक्ति भाव वाला प्रदर्शन जारी है। आज 40 से 45 दिन लगभग हो चुके हैं और यहाँ पर एक ही मांग की जा रही है, कॉरिडोर बने यमुना पार। जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि महिलाएं लगातार कह रही हैं कॉरिडोर बढ़ाना है और मंदिर का पैसा खाना है। आज इन्होंने तुलसी पूजन किया है, भक्ति भाव वाला प्रदर्शन किया है। इनसे हम बैठ के बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है और क्यों लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ महिलाओं से बात करते हैं क्वेश्चन क्या आज आपके द्वारा विरोध कैसे लगातार 40-45 दिन हुए, क्या हुआ है कॉरिडोर पे? कुछ नहीं हुआ है। देखो भैया, हम तो अपने काम में रोज लगे रह रहे हैं। बिहारी जी हमसे जो जो करा रहे हैं हम करते जा रहे हैं और आगे भी बिहारी जी की मर्जी, देखो क्या करा है। और आप ये देख ही रहे हो कि सांसद जी ने ऐसे क्या बोला है, तो ऐसे तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जो वो ब्रज धाम से ही जीती हैं, ब्रज के लिए ही खड़ी हैं। और वो कहते हैं ना कि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। आज हमने तुलसी जी की पूजा की है, तो वृंदावन तो तुलसी का वन है। ठीक है, यहाँ पे मतलब घर घर में तुलसी जी मिलेंगी, घर घर में आपको भगवान जी पूजने को मिलेंगे। तो ऐसी धरोहर, ऐसी तीर्थ को हम कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कैसे कॉरिडोर बना सकते हैं। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगी कि हमारी कृपा तो बिहारी जी की हम पे है, तो यहाँ कोई बाल बाका हो नहीं सकता। आज 40 से 45 दिन हो चुके हैं कॉरिडोर पर, आप सब लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या रहा है कॉरिडोर में अभी तक? कुछ नहीं, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करवा रहे हैं हर दिन ठाकुर जी। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, पर उधर साइड से क्या हो रहा है पता ही नहीं। अभी तक तो कोई ना आया, ना किसी ने सुनी, ना किसी को मतलब। सांसद जी कह रही हैं कि ब्रजवासी कॉरिडोर को विरोध कर रहे हैं, उनको जो विरोध कर रहे हैं उनको यहाँ से जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे उस पर? मैं तो ये कहूँगी, वृंदावन किसी की जागीर नहीं है। यहाँ राधा रानी का शासन चलता है, राधा रानी सरकार है यहाँ की सरकार। और उन्हें किसने हक दिया हम ब्रजवासियों को बाहर जाने के लिए, बोलने के लिए? तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वो यहाँ से किसी को अंदर करें, बाहर करें। ये तो सब राधा रानी किसे बसाना है, किसे उजाड़ना है, किसको रखना है। और वैसे ही वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुनी गई हैं, हमने ही उनको बनाया है। तो वो हमें ही वो यहाँ से निकाल रही हैं, जबकि वो स्वयं बाहर से आई हुई हैं। और हम तो यहाँ सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम रहते आ रहे हैं। तो हमसे यहाँ से जाने के लिए कहना ये तो भैया बिल्कुल ही अनुचित है। सरकार से क्या कहना चाहती है?
सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये कॉरिडोर का जो विचार है आपका, इसको त्याग दें और मंदिरों का जो सरकारीकरण आप करना चाहते हैं इसको भी त्याग दें। निवेदन ही करना चाह रहे हैं हम तो जो 197 मंदिर आएंगे, ये जानकारी कॉरिडोर के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी है कि न लगे, ये जानकारी वकील साहब ने दी, उसको सुनिए। और अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। उसके बाद मेरे साथ कान्हा अग्रवाल जुड़ेंगे, संवाददाता, नीलम गोस्वामी जुड़ेंगे और रजत गोस्वामी जी जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे कि ऐतराज क्यों है और चाहते क्या है। कि ये रास्ता नहीं है बल्कि आस्था है हमारी। रास्ता, जो गलियां हैं वो हमारी आस्था की गलियां हैं। उनका एस्थेटिक, उनका हेरिटेज वैसा ही रहे। कुंज गली में राधा कृष्ण की लीला के सैकड़ों गीत बने हैं, सैकड़ों गीत बने होंगे और न जाने कब से वो परंपराएं चली हैं, मेले चलते हैं, यात्राएं निकलती हैं। और ये जब बिगाड़ देंगे तो वो गीत कहां गूंजेंगे, क्योंकि इनका जो बनाने का ढंग है, पता नहीं क्या ढंग है इनका बनाने का। अगर इन्होंने कुछ अच्छा बनाया हो तो आप लोग हमें बता दो, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हो तो। और ये बात जो बोलते हैं कि चौड़ीकरण से व्यवस्था बन जाएगी, इसी तरह यमुना पर सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे हिस्टोरिकल जगह और वृंदावन की सबसे महत्वपूर्ण जगह विश्राम घाट, केसी घाट पर समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था। सुंदरीकरण का काम था कि ये घाट और ये जो रिवर फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिससे कि यहाँ टूरिस्ट अगर आए तो उसे अनुभव मिले कि हाँ, वृंदावन कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आज ही अगर हम जाएं वृंदावन में तो आपको टीले कूड़ों के दिखाई देंगे, बड़े बड़े टीले लगे हुए कूड़ों की, गंदगी है। तो सीधे चलते हैं कान्हा अग्रवाल के पास। रजत गोस्वामी और गोस्वामी समाज की बहू नीलम गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कान्हा, आपको क्या लग रहा है कि प्राधिकरण ने तो कह दिया है, वो योजना का पास हो गया कि 5 एकड़ में बनेगी, क्या ये दबाव काम आ रहा है रजत जी का या नीलम गोस्वामी जी, जो महिलाओं का भी आपने दिखाया, कि काम करने से पीछे अभी बच रहा है प्राधिकरण? पुष्कर जी, आपको बता दें, प्रशासन एक तरफ अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। प्रशासन ने सर्वे भी पूरा करा लिया है। हालांकि 2022 का जो सर्वे था उसको लेकर 2025 में अभी सर्वे भी हुआ था, जिसको अपडेट किया गया है, वेरिफिकेशन किया गया है कि जो मकान थे पुराने, जो सर्वे हुआ था, कि उसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ, किसी का दुकान मालिक या मकान मालिक या किराएदार कोई चेंज तो नहीं हुआ है, जिसको लेकर सर्वे भी पूरा हो चुका है। और सरकार के साथ साथ प्रशासन अपनी रणनीति पूरी बना चुका है। सर, अब इंतजार है तो सिर्फ 29 जुलाई का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। उसमें जो रजत गोस्वामी जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनके द्वारा भी इसमें याचिका दायर की गई है। उसमें यह कहा गया है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था वह इनके बात पर ना देकर वो किसी अन्य बात पर दिया गया था, हमको नहीं सुना गया था। इसलिए अब उस पर 29 जुलाई की तारीख लगाई गई है। अब देखना है कि 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट आगे का क्या आदेश देता है। हालांकि जो भी पिछला आदेश आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर को लेकर हरी झंडी दे दी है और यही भी कह दिया है कि मंदिर का जो कोष है लगभग 400 से 500 करोड़ का, वो भी इस्तेमाल कॉरिडोर के लिए होगा। लेकिन उस कोष का उपयोग, जो जमीन खरीदी जाएगी, अधिग्रहण की जाएगी, वो ठाकुर बांके बिहारी के नाम ही होगी। बांके बिहारी के नाम होगी। रजत जी, मैं ये नहीं कहता कि ये 5,500 साल पुराना है या उससे पुराना है, त्रेता युग का है, द्वापर युग का है, इन सब पे नहीं जाते। जिस हिसाब से अगर सरकार ये चाह रही है कि रास्ते का चौड़ीकरण हो और यहाँ पे कॉरिडोर बने, जिस तरीके से काशी में किया गया,
आप बताइए, तब भी विरोध था, लेकिन अब आप काशी जाते हैं और आपकी उम्र को देख के लगते हैं कि 10 साल पहले भी गए होंगे। तो क्या आप अलग पा रहे हैं? मैं बाके बिहारी पे बाद में आता हूं, पहले आप काशी में कॉरिडोर बना, आपको अच्छा लगा या खराब? देखिए, जहां तक आपने अभी काशी का उदाहरण दिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि काशी और वृंदावन में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग। लेकिन जहां तक आपने काशी की बात करी है, मेरा सवाल ये है एक आपके माध्यम से आम जनता आम जनता से, कि आज की डेट में कॉरिडोर बनने के बाद काशी में एक आम श्रद्धालु निर्विघ्न तरीके से भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ा पा रहा है? क्या बेलपत्र चढ़ा पा रहा है? क्या इत्र चढ़ा पा रहा है? क्या अभिषेक करा पा रहा है? या इस कॉरिडोर की आड़ में केवल वीआईपी व्यवस्था वो लागू कर दी गई है? जितना मैंने देखा और जितना मुझको समझ में आ रहा है कि एक उद्योगपति, कोई विशेष अतिथि वहां जाकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो तो बैठ करके गर्भगृह में अभिषेक कर पा रहे हैं, लेकिन एक आम साधारण व्यक्ति जो पहले अलग अलग रास्तों से मंदिर में प्रवेश कर जाता था और दर्शन करके अपने अपने आराध्य को सभी चीजें भेंट करके अपने पुरोहितों के द्वारा, अपने पुजारियों के द्वारा और इत्मीनान से पूरे विश्वास के साथ वापस लौट पाता था, आज वो वहां पर 2-2, 3-3 घंटे की लाइन में लगा रहता है और मगर उसके बाद सरकार में तो एक कह क्षण रही के है, सुनिए दर्शन रहते हैं। सुनिए रजत जी, सुनिए, मैं जी। आपकी बात समझ गया। वो कह रही है हम जी। तो कॉरिडोर इसलिए बना रहे हैं कि सीधे जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए भोलेनाथ पर। ऐसा ही होगा, यमुना में स्नान कीजिए और आइए सीधे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। स्नान करने लायक यमुना पहले शुद्ध तो कर लें। दिक्कत तो ये आ रही है, यहाँ पर तो इतने नाले जो है यमुना में गिर रहे हैं, यमुना की स्थिति इतनी गंदी हो गई है कि आज हमारे ठाकुर जी के आचमन के लिए भी यमुना जल का प्रयोग होता है। यहाँ पर जितने विशेष मंदिर हैं सप्त देवालय, वहां के सारे ठाकुरों के लिए यमुना जल की स्थिति से उनका प्रयोग किया जाता है स्नान और जलपान के लिए। तो वहां के मंदिरों में और हमारे मंदिरों में स्थिति ये है कि 3 दिन पहले यमुना के जल को आरओ से फिल्टर करा करके तब रखना पड़ता है और तब जाकर के जो है वो यमुना जल ठाकुर जी की सेवा में आ पाता है। तो भी ये सोचना पड़ता है कि यमुना के जल को लेकर के कहां से आया जाए। इसके लिए व्यक्ति विशेष की जो है नियुक्ति करी गई हुई है कि वो यमुना के दूसरे छोर पर, क्योंकि इस ठीक छोर बात पर है, तो सारी आता हूं गंदगी आपके यमुना में पास। जा रही है, अब वहां से चलूंगा जल लेकर नीलम आया जी के जाए। पास। नीलम जी, आप जी। लोग जब दर्शन में विघ्न ना हो तो प्रदर्शन आप लोग का जो है वो, जैसा कि कान्हा की रिपोर्ट थी कि 3 से 4 के बीच में जब मंदिर बंद होता है तो डेली आप लोग कर रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है कि सरकार आपकी सुनेगी कि नहीं सुनेगी? और जिस तरीके से मथुरा से लगातार जीत के आ रही हैं, तीसरी बार सांसद हुई हैं हेमा मालिनी जी, महिला हैं, वो भी खुद को बताती हैं कि ठाकुर जी की बड़ी भक्त हैं, वो तो इसका विरोध कर रही हैं। आप लोग का ये विरोध कहां तक जाएगा? जय बिहारी जी की जय। और अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो पहले सांसद महोदया पर बात कर लेते हैं कि जैसे सांसद जी अपने आप को भक्त कहती हैं, भक्त के लिए कोई परेशानियां नहीं होती हैं। जब भक्त भगवान के पास आता है तो वो अपनी सुविधाएं नहीं देखता, उनको तो पता नहीं बदबू आती है जहां जब वो गलियों में से निकलती हैं। जहां हमारे श्यामा श्याम घूमते हैं जिन गलियों में, वहां उन्हें बदबू आती है। वैसे भी वो कभी गलियों में आती ही नहीं है। बिहारी जी तो शायद वो एकाध बार ही आई होंगी। और बाकी रहा उनके जीतने का, तो सभी ने वोट मोदी जी के नाम पर दिया, ना कि सांसद जी हेमा मालिनी जी के नाम पर दिया। तो वो तो अब मोदी जी के नाम पर जीती हैं और अब जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। और भक्त तो आप कह सकते हैं, हम उन्हें भक्त नहीं कहेंगे क्योंकि भक्त नहीं, तो वो हमेशा कहती, मैंने परेशानियों नहीं में कहा, रहता आपने है। मेरी बात नहीं समझी नीलम जी। मैंने कहा वो अपने जी। को खुद का बड़ा भक्त बताती हैं। मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हुआ। मैं जी। खबर हूं, नहीं, अब वो उस कुछ खबर को अब मैं बात कर रहा हूं और मैं बड़ी ईमानदारी से, इसीलिए जो लोग विरोध में, मैंने वृंदावन के लोगों को रखा है। सरकार का पक्ष रखने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार खुद पूरा पक्ष रख रही है अपना। जी,
और अब हमारे विरोध पर आते हैं। तो हम बैठे हैं यहाँ ठाकुर जी के भरोसे। हमारी सरकार है राधा रानी सरकार। ठाकुर जी हैं हमारे लिए सर्वस्व। तो हम उनके भरोसे बैठे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है अपने ठाकुर जी पर, बांके बिहारी जी पर, कि हम अवश्य जीतेंगे। जीत हमारी ही होगी। जो भी कोर्ट का फैसला होगा माननीय न्यायालय का, वो हमारे ही पक्ष में होगा। ठाकुर जी हमें विजय अवश्य दिलाएंगे। तो हम सभी जो भी हैं, माताएं बहनें, ठाकुर जी के भरोसे, लेकिन ठाकुर जी के दर पर रोज बैठती हैं। नीलम जी, आप देख रही हैं कितनी भीड़ होती है, खास तौर पर सबसे ज्यादा भीड़ अब इस वक्त, मतलब ठाकुर जी के द्वार पर तो हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन जब कई छुट्टियां पड़ जाती हैं और नए साल के पहले तो कॉरिडोर के, मतलब कॉरिडोर गलत शब्द है, अभी बना नहीं है, वृंदावन के आसपास क्या हालात हो जाते हैं आपको मालूम है। दर्शन करने के लिए लाखों घंटों लाइन में लाखों लोग लगते हैं। 1-2 साल पहले घटना भी हो गई। भीड़ तो नियंत्रित करनी पड़ेगी ना, वो कैसे हो आप लेकिन बताइए। भीड़ का प्रबंधन सही नहीं है। भीड़ तो हमारे यहाँ हमेशा से ही हुई है। पहले ये है कि ओकेजनली होती थी, कोई अवसर है, त्योहार है, उस पर होती थी। लेकिन अब डेली हो रही है। कुछ भीड़ प्रशासन दिखा रहा है, वो भीड़ इतनी है नहीं। जगह-जगह बैरिकेडिंग लगा दी है, जगह-जगह रास्ते बंद कर दिए हैं, यहाँ से निकलो, वहाँ से जाओ। अब पता ही सावन नहीं खत्म होता होगा यात्रियों को कि कहाँ। 10 अगस्त के बाद। जी। आप सोच लीजिए 25 अगस्त तक पैर रखने की जगह नहीं होगी, राधाष्टमी तक। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। जी, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएँ सही नहीं है ना, भीड़ का प्रबंधन सही नहीं है। भीड़ को आप कहीं से घुसा रहे हैं, कहीं से निकाल रहे हैं। और वो आपने जो बोला 1-2 साल पहले 2022 में जो दुर्घटना हुई थी, उसका ज़िम्मेदार पूरी तरह से प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन वहाँ मौजूद था। वो मंगला आरती वर्ष में 1 बार होती है और हम सभी को पता है कि वहाँ इतना रश रहता है, तो वो व्यवस्थाएँ सही से करनी थी। उन्होंने पहले पाँचों गेट खोल दिए, फिर पाँचों गेट बंद कर दिए और आप वहाँ खड़े होके सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। तो व्यवस्थाएँ देखी नहीं गई, तब वहाँ दम घुटेगा ही लोगों का जब बंद कर दिया जाएगा। ऊपर से भी उन्होंने वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं की। तो चीज़ें वहाँ गलत हुई, नहीं तो ये तो व्यवस्थाएँ हमारी, तो हमारा बांके बिहारी देखता है सारी व्यवस्थाएँ। ठाकुर जी के भरोसे सारी व्यवस्थाएँ वर्षों से चलती आ रही हैं, कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन जब से व्यवस्थाएँ प्रशासन के हाथ में आई हैं, तभी से ये सब दुर्घटनाएँ या जो भी समस्याएँ आ रही हैं, तभी से आ रही हैं। क्या ठीक है नीलम जी, आपकी बात आई है, मैं रजत जी से समझूंगा। एक बात और आ रही है, ये चल रही है कि आप लोगों का कहना है कि सरकार अब जो चढ़ावा आ रहा है उस पर नजर है। ऐसा तो नहीं है ना, कम से कम मौजूदा सरकार ये ब्लेम क्यों लेगी अपने ऊपर। देखिए, असल में जी कुछ चीजें या तो आपको स्पष्ट नहीं, तो मैं आपसे एक कुछ कहना चाहूंगा इस विषय पे। बिल्कुल, आप क्योंकि बिल्कुल 2022 साफ से गोई से इस रखें तरीके अपनी। की पीआईएल में मैं लगातार रहा हूं। सरकार अब बातचीत करने पर आ रही है, लेकिन सरकार जो है बहुत अच्छा लर्नर है। इन्होंने स्टार्टिंग से कोर्ट की शरण में जाना पहले उचित समझा। जब चीफ जस्टिस ये कहते थे कि मीडिएशन करिए, तो इन्होंने मीडिएशन के अंदर किसी तरीके की रुचि नहीं दिखाई, मना कर दिया गया। जबकि जिला स्तर पर लोगों ने हमसे मीडिएशन की बात करी, बाकायदा हमसे सहमति ली, हमने लिखित सहमति दी। आज ये लोग मीडिएशन की बात कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंच गया है, और इनके सांसद, इनके यहाँ के लोकल जितने भी जो अधिकारी हैं, ये सब की सब माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में मामला होने के बावजूद यहाँ पर ये कहते हुए घूम रहे हैं कि कॉरिडोर तो बनेगा और बनेगा और बनेगा। बात इस चीज की आ जाती है कि किसी चीज की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आज दिक्कत यहाँ पर है क्राउड मैनेजमेंट की। आप यहाँ पर देख लीजिए, देश में जितने भी बड़े कॉरिडोर बनाए गए या पूर्व से रहे, वहां पर भी अभी आपने नीलम जी से बात करी और बताया कि जो है 31 दिसंबर और 1 जनवरी पर भयंकर भीड़ हो जाती है। तो ऐसी भीड़ों पर उन कॉरिडोरों में भी लोगों की स्थितियां बिगड़ गई, वहां पर हादसे हुए, और सरकार ने उन कॉरिडोरों में भी जो है रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं लागू करी। दैट मीन्स कि इतना बड़ा कॉरिडोर होने के बावजूद अगर उस कॉरिडोर की कैपेसिटी 1 लाख लोगों की या 2 लाख लोगों की या 10 लाख लोगों की है, और वहां अगर 25 लाख 50 लाख लोग आ जाएंगे, तब व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन व्यवस्था कर रहे हैं। सेम जो भौगोलिक परिस्थिति जो मैंने आपको बताई थी कि वृंदावन एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां से लगातार एक्सप्रेसवे, आप चाहे तो कश्मीर से चलना शुरू करें तो जम्मू के बाद से आपको एक्सप्रेसवे मिल जाते हैं, और जो आपको बिहार तक और पश्चिम बंगाल तक लगातार जोड़ देते हैं।
आप एक रोड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जहां लोगों को मेरठ से आने में 10-10 घंटे लगा करते थे, आज वहां पर मुश्किल से 4 घंटे में लोग आ जाते हैं। इस वजह से भीड़ बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन से हम कह के हार गए कि भाई आप यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन व्यवस्था कीजिए। मंदिर पुराने बने हुए हैं, सप्त देवालय सारे पुराने हैं, बिहार जी का आंगन तो फिर भी बहुत बड़ा है। आप राधा वल्लभ जी चले जाइए, राधा रमन जी चले जाइए, श्याम सुंदर चले जाइए, ये सारे मंदिर छोटे हैं। आप अगर वृंदावन में बिहार जी के आसपास आप कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, तो 200 मीटर की दूर पर जो है वहां पर राधा वल्लभ जी आ जाएगा, 300 मीटर की दूरी पर सेवा कुंज आ जाएगा, 350-400 मीटर की दूरी पर राधा दामोदर जी आ जाएंगे। ये सारे मंदिर एक से एक लगे पड़े हुए हैं। आप कॉरिडोर बना करके लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे, तो पूरा यहाँ का तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पर आपने रखा ही नहीं है कि वो पब्लिक को संभाल पाए। मेन वृंदावन आज भी 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में है, जहां पर ये सप्त देवालय। आपकी पूरी योजना यमुना के पार है। आपने NH2 को, एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया है। पब्लिक वृंदावन में कहीं से भी आए, यमुना पार आएगी, जैसे हरिद्वार की स्थिति पर आ रही है। तो जब आप पुल बना करके पब्लिक को वृंदावन शहर में लेकर आ रहे हैं, तो हमारा कहना ये है कि कुंज गलियों का जो पौराणिक महत्व है उसको बिना डिस्टर्ब करे हुए आप एक चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, क्यू सिस्टम के माध्यम से पब्लिक को वृंदावन के सभी सप्त देवालयों में भेजें और दर्शन करा के इत्मीनान से निकालें। क्या जरूरत पड़ गई है कि आप हमारे यहाँ जो है 10,000 15,000 आदमियों को एक साथ दर्शन कराने पर आमादा है? मेरे को ये नहीं समझ में आता कि सरकार ऐसा क्यों करती है। अगर मुख्यमंत्री जी जो एक जनसभा लेकर के बैठते हैं, आम सभा जो अपने यहाँ गोरखपुर में बैठते हैं, तो वहां पर भी लोगों के एक बैठने की कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के अंतर्गत ही लोग आते हैं कि 40 या 50 लोग। वहां पर 150 लोगों की व्यवस्था नहीं है, तो बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता है। चाहे आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, तो वहां पे भी आपको एक क्यू सिस्टम और रजिस्ट्रेशन पहले से बताना पड़ता है, आपको समय लेना पड़ता है। तो मंदिरों के लिए आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर रखी, जबकि बाकी देश के मंदिरों में ये व्यवस्थाएं हैं? प्रश्न ये उठता है। और सिर्फ जहां तक आपने पैसे की बात करी, तो मैं पूरी तरीके से इस बात पर एग्री हूं कि सरकार का मेन बांके बिहारी मंदिर के साथ में 197 मंदिरों का अधिग्रहण जो उन्होंने करने के लिए एफिडेविट दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, एक ही आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने वो 197 मंदिर समेत बांके बिहारी मंदिर को भी जो है अधिग्रहण कराने का रास्ता साफ कर दिया, जिसके अगेंस्ट में हम गए हुए हैं जी। रजत जी, आपने कह दिया सरकार, नीलम जी से बात हुई, उन्होंने कहा व्यवस्था नहीं, प्रशासन जिम्मेदार है जी। सरकार को जब भीड़ बढ़ रही है, मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को नहीं बाय करूंगा कि आप रोडे बना दी है, सीधे जुड़ गए एक्सप्रेसवे से, तो वृंदावन लोग आ रहे। भाई बाके बिहारी के दर्शन हर किसी का, हर सनातनी का अधिकार भी है और इच्छा भी है जी। नहीं तो एक चीज मुझे ये बताइए, आज डीएम साहब या मुख्यमंत्री साहब या कोई भी जिले का अफसर या प्रधानमंत्री साहब अपने कार्यालय में जाते हैं, तो उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि उस टाइम से लेकर के और इस टाइम तक, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सरकारी कार्यालय खुले होते हैं। उसके बीच में लंच का भी समय होता है, ठीक। अब उस लंच के समय में अगर कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है, तो उसको उनसे नहीं मिलने दिया जाता है। एक सीमित व्यक्तियों को व्यवस्था रखी जाती है, लेकिन ठाकुर जी के मंदिरों के लिए आपने ये व्यवस्था क्यों नहीं कर रखी? बात तो उसी चीज की आ जाती है कि भाई अगर ये यहाँ जिम्मेदारी तो आप गोस्वामी परिवारी की थी ना, तो उन 2 लाख के लिए व्यवस्था एक बात बताइए, 150 सालों से कौन चला रहा है? 160 साल हो रहे हैं, इसको कौन चला रहा है बताइए? मंदिर के सेवायत परिवार चला रहा है। पिछले 8 साल से 10 साल से ये सेवायत परिवार 2016 से हमारी वर्किंग पर स्टे है हाई कोर्ट के। मंदिर के इंटरनल मैनेजमेंट की व्यवस्था है, जहां तक मंदिर का हस्तक्षेप है, ये कह लीजिए कि जहां तक मंदिर की चौहद्दी है, यहाँ का पूरा अधिकार क्षेत्र सन 39 की डिक्री के हिसाब से मंदिर के प्रबंध समिति को है। उस प्रबंध समिति की सारी व्यवस्थाएं वो प्रबंध समिति देखती है। बिल्कुल ठीक है। अब बात इस चीज की आ जाती है कि अगर 2016 से प्रबंध समिति की वर्किंग पर हाईकोर्ट से स्टे, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। कोर्ट के माध्यम से ही सिविल जज जूनियर डिवीजन जो हमारे यहाँ के मंदिर के 15 मई 2025 को कह दिया कि सरकार इस कॉरिडोर योजना को लागू करे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और नीलम जी को भी पता होगा, है कि नहीं है? नहीं, बात कॉरिडोर योजना के लिए यहाँ पर सवाल यह है कि 2023 में ही हो गया था ऑर्डर,
नहीं, 2023 जो से आखिरी सुनवाई 2025 थी वो तक सरकार 15 ने तारीख क्या को किया? मई में हुई और हरी झंडी मई मिल में गई। जो मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि मई में जो आदेश हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे जो है देने का, इस कॉरिडोर के लिए ठाकुर जी के नाम से जो जमीन खरीदी जाएगी उसके लिए केवल एक आदेश हुआ है। अच्छा, वो जमीन क्या कॉरिडोर थे अलग, आप लोगों से खरीदी, जब मुआवजे का तय हो गया, जब मैंने इसीलिए कहां आपको पर? ना 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 ना, ये फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मुआवजे के लिए कोई बात नहीं है। अगर आप मुआवजे की बात आ जाती है तो 2016 से वृंदावन में बांके बिहारी स्थित जो जगह है बिहारीपुरा, यहाँ का कोई मुआवजा नहीं बढ़ाया गया है। पूरे जिले का मुआवजा बढ़ चुका है, वृंदावन में बाकी जगहों का मुआवजा बढ़ा वो तो हुआ है। अभी थोड़ी ना, क्यों नहीं नहीं तो फिर 2016 तो से मुआवजा बढ़ा है? यहाँ तो सब सेठ लोग आ जाएंगे। अभी तो कोई नहीं, यहाँ पर रेट खोला गया ना, वो तो सरकार ने ठीक किया, नहीं तो अभी यहाँ अनाप शनाप रेट बढ़ जाएंगे भाई। गली में एक दुकान भी लेने के लिए आदमी परेशान हो जाएगा। अगर 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 जिले के अंदर भाई 2016 से तो सरकार आपके हिसाब से एक्टिव नहीं थी ना, एक्टिव तो 2022 में हुई है। यानी कि 2016 में सरकार जब आई उसी समय उन्होंने ये योजना बना रखी थी। 2016 से 2022 के बीच में जब मुआवजा बढ़ा, जब यहाँ का सर्कल रेट बढ़ रहा था, तो बिहारीपुरा का सर्कल रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? ये बात है। अब मेरा दूसरा सवाल है और अब मैं खत्म कर रहा हूं आपसे और नीलम जी से, सवाल हमारा सेम ही रहेगा। अब अखिलेश यादव इसमें कूद गए हैं सियासत में, वो तो कह रहे हैं चौड़ीकरण नहीं है, तो क्या 27 में अगर सरकार नहीं पीछे हटती है तो क्या आप लोग अपना लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करके सरकार को सबक सिखाने की बात करेंगे क्या? देखिए, अब दो बातें यहां पर आ जाती। पहली चीज, अखिलेश यादव की आपने बात करी, तो मैं अखिलेश यादव जी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि 2015 से पहले अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तो उनकी तरफ से भी ये इस तरीके की व्यवस्था शुरू करी गई थी कि मंदिर का अधिग्रहण किया जाए। लेकिन फिर जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब उन तक बात पहुंचाई गई तो आज ये जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है 2015 के बाद में, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, इसका नाम 2015 में कुछ और हुआ करता था। अखिलेश जी ने वो सारी बातें सुनी और सुनने के बाद में मंदिर का अधिग्रहण छोड़ करके एक जो है ये एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए जिसमें पूरे ब्रज क्षेत्र के मंदिरों की व्यवस्था, यमुना की सफाई, ऐसे मंदिर जहां पर दीपक राख करने की व्यवस्था नहीं थी, अखिलेश जी ने इस तरीके से एक पावर दी कि वहां पर उन मंदिरों का रेनोवेशन हो सके, कल्चर जो पुराना पौराणिक महत्व है उसके साथ छिड़कानी ना किया जा सके। ये सारी व्यवस्था अखिलेश जी के द्वारा करी गई थी। केवल उन्होंने सुना तो सही, यहां पर तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है, या तो मुख्यमंत्री जी को भ्रमित किया जा रहा है, वो आज भी भ्रम में है, पता नहीं उनको ये पता है कि नहीं पता है कि उनके अधिकारीगण 197 मंदिरों के लिए भी ऑर्डर करा चुके हैं। धीरे धीरे करके सारे ब्रज मंडलों का जो पौराणिक महत्व है सब खत्म करके और सरकार वहां काबिज हो जाएगी। अगर मुख्यमंत्री 2015 में ये कह सकते हैं अखिलेश जी के सरकार को लेकर के कि भाई अधिग्रहण नहीं होना चाहिए मंदिर मठों का, तो आज वो एक मठाधीश होकर के कैसे बांके बिहारी मंदिर के साथ में 197 मंदिरों के लिए अधिग्रहण के लिए वो जो है स्वीकृति दे सकते हैं? नीलम जी, अगर कोर्ट से तो अभी राहत क्या मिलेगी क्या नहीं, अगर सरकार नहीं हटती है, अपने कदम पीछे नहीं खींचती है और कॉरिडोर योजना को लागू करती है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या दूसरी सरकार आने पे इस काम को रुकवा देगी? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारी सरकार है राधा रानी सरकार और हमें उस पर आप बोलिए, रजा जी की बात बाद में लेंगे। जी नीलम जी। हमें राधा रानी सरकार पर पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि कोई सरकार यहाँ नहीं चलेगी और ना ही कोई कॉरिडोर बनेगा। बस हमारी तो पहली और अंतिम यही बात है कि कॉरिडोर यहाँ नहीं बनेगा, किसी मंदिर का अधिग्रहण नहीं होगा, क्योंकि ये वृंदावन है, यहाँ किसी की नहीं चलती है, ये तो गोलोक धाम की भूमि है, ये इस धरती का हिस्सा ही नहीं है, बना ही नहीं सकती कोई सरकार या कोई कॉरिडोर और ना कोई अधिग्रहण होगा। आस्था का तो कोई चेहरा ही नहीं होता और आप इस समय आस्था की बात कर रही थी। जी रजा जी, अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं अब कार्यक्रम खत्म करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक बीजेपी गवर्नमेंट, जहां तक सांसद की बात है, हमने सांसद को वोट ना दे करके हमने तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दिया था और मोदी जी की वजह से ही जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को वोट दिया है।
अब बात आ जाती है सनातन की, कि अगर एक सरकार जो सनातन का ढिंडोरा पीट रही है और पीटने के बाद में वो यहाँ पर मंदिरों पर इस तरीके के अधिग्रहण कर रही है, एक डबल इंजन सरकार जिसको जो केंद्र में भी है, जिनका ये दायित्व बनता था कि पूरे भारतवर्ष में जिन मंदिरों के ऊपर जो है सरकारी हस्तक्षेप है, वो अपने प्रभाव से उन मंदिरों पर से सरकारी हस्तक्षेप हटाना चाहिए था। अगर वो आज इस तरीके की स्थितियों पर आ गई है कि वो वृंदावन धाम और 84 कोस के मंदिरों पर अधिग्रहण करना चाहती, तो निश्चित तौर पर सरकार को 2027 में पूरा विरोध झेलना पड़ेगा। ठीक ये मैं आपके ठीक चैनल है, के ये माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। बड़ी और चेतावनी साथ ही साथ- कहे ब्रज क्षेत्र से गोस्वामी परिवार से जुड़े या मंदिर सेवायत में कार्यरत रजत जी की तरफ से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा गोस्वामी परिवार कह रहा है, या हो सकता है कि अगर ये उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीलम जी और रजत जी, तो हो सकता है सरकार को सोचना पड़ेगा कि कॉरिडोर सहमति से बने और कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? काना लग रहा है इस समय आप दोनों तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि मैं इन लोगों से पूछूंगा तो नीलम जी का तो साफ कहना है यार राधा रानी की सरकार है और कोई सरकार एग्जिस्ट नहीं करती। ये ठीक बात है, उनका तो ये पीढ़ियों से काम चला आ रहा है। देखिए लगातार 40-45 दिन आज प्रदर्शन को हो चुके हैं और मैं लगातार कवरेज कर रहा हूं। कभी लगातार इनके द्वारा आस्था का ही जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। जब मैं इनसे पूछता हूं कि आपके द्वारा आस्था का ही क्यों, अन्य विकल्प आपके पास है, तो ये कहते हैं कि हमारी तो भगवान में ही श्रद्धा है और बांके बिहारी की नगरी है तो बांके बिहारी करेंगे। लेकिन सरकार और जो गोस्वामी समाज है, गोस्वामी समाज ये चाहते हैं कि एक बार सरकार बैठ के हमसे बात तो करे, बैठ के बात करे। और मुझे लगता है कि संवाद से विवाद खत्म होगा। और यहाँ पर भी जिस तरीके से रजत जी ने कहा या नीलम जी ने कहा, जल्दी से रजत जी आप पास 20 सेकंड है, आप जो बात करना चाहें। जो कान्हा जी ने कहा मैं इस बात को एडमिट करता हूं। सरकार के दूत बन करके अवनीश अवस्थी जी आए थे, तो हमने उनसे भी ये बात कही थी कि एक बार हमारी योगी जी से मुलाकात कराइए। हमें नहीं लगता है कि वो हमारी बात जब सुनेंगे तो उनको हमारी पीड़ा का एहसास होगा। ठीक बात है, ठीक है। नीलम जी आपका, रजत जी आपका और कान्हा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप तीनों लोगों का धन्यवाद। तो समय कम है, लेकिन ये तय है कि गोस्वामी परिवार और जो उनकी बहू है 3 से 4 जब मंदिर बंद रहता है, उसके बाद वो लगातार 40-45 दिन हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो उनका कहना है कि ये राधा रानी की सरकार यहाँ चलती है, उन्हीं की चलेगी, कॉरिडोर बनने नहीं देंगे। सांसद हेमा मालिनी 1 साल पहले चुनाव के दौरान कहा था कि कॉरिडोर बनेगा और बन के रहेगा। तो देखना है कि यहाँ पर संवाद से बात निकलती है या 27 की नज़र को देखते हुए ये मुद्दा अभी ठंडे बस्ते में डालने प्रेफर करेगी सरकार। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।